एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शफक ट्यूटोरियल्स पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक हैं और अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। दिस इज़ योर हिंदी टीचर खान मदीहा। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने वाले हमारा छठा पार्ट जो है पाप के 4 हथियार। इसे कन्हैयालाल मिश्रा जी प्रभाकर ने लिखा है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था और इस वीडियो में हम लोग आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी स्टोरी को रीड करते हैं और फिर उसे समझने की कोशिश करते हैं। जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा है। अब ये कौन कह रहा है? ये कन्हैयालाल मिश्रा जी कह रहे हैं कि उन्होंने जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ, एक ये बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, ये एक नाटककार भी हैं, एज वेल एज इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है। ये आयरलैंड में रहते हैं और इनका जन्म 26 जुलाई को हुआ था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमको बस इतना समझना है कि बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, एक बहुत बड़े राइटर, बहुत बड़े नाटककार हैं। तो कन्हैयालाल मिश्रा जी ने कहीं पढ़ा था एक पैराग्राफ में, देखते क्या पढ़ा है वो। अब उनके अपने ही संबंध में, मतलब ये जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ से रिलेटेड ही है, उनके बारे में ही है। जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ कहते हैं, मैं खुली सड़क पर खोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल लगी समझकर उड़ा देते हैं। बात यूँ है कि मेरे एक शब्द पर भी वो गौर करें तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। तो यहाँ पे जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ कहते हैं कि मैं जो इस इलाके में रहता हूँ और जो खुली सड़क है वहाँ पर मैं कोड़े खाने से, कोड़े खाना एक तरीके की मार होती है जिसे बोलते हैं कोड़े मारना, तो उस मार से इसलिए बच जाता हूँ कि जो लोग हैं वो मेरी बातों पर ज़्यादा गौर नहीं करते। अगर वो मेरी बातों को गौर करे तो हमारी जो समाज का ढांचा है पूरी तरीके से डगमगा उठेगा। पर लोग क्या है, उनकी बातों को मजाक समझकर, दिल लगी समझकर उड़ा देते हैं, उनकी बातों पे गौर और फिक्र नहीं करते हैं। पर असल में ऐसी बात है कि अगर वो मेरे एक शब्द पर भी गौर करे तो जो हमारा समाज है, उसका जो ढांचा है, जो उसका बेस है, वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, डगमगा उठेगा। नाउ स्टूडेंट्स, डगमगा उठना समाज का क्या मतलब? मैम क्या बोलना चाह रहे हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर कोई बिल्डिंग है या कोई घर है, अगर मैं उसके बेस में थोड़ी बहुत चेंजेस लाऊं या उसके बेस को तोड़ दूं तो क्या पूरी बिल्डिंग नहीं गिर जाएगी? गिर जाएगी ना। उसी तरीके से यहाँ पे जो जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ है, ये समाज में जिस तरीके से पाप चल रहा है, जितनी भी बुराइयाँ हैं, ये सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए उसमें तब्दीलियाँ लाना ज़रूरी है, उसमें चेंजेस लाना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जब हम लोग समाज से निकाल देंगे तो क्या हमारा समाज चेंज नहीं होगा? हो जाएगा ना। तो उसी को कहा गया है कि अगर लोग मेरी बातों पर गौर करें, मेरी बातों का ज़िंदगी में अमल लाएं, तो ये जो हमारा समाज है, उसका जो ढांचा है, उसका जो बेस है, पूरी तरीके से डगमगा उठेगा। यहाँ पर डगमगा उठना मतलब वो नहीं है, यहाँ पे डगमगा उठना मतलब क्या है, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हंसे नहीं। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। ना स्टूडेंट्स, मानसिक मतलब होता है मेंटल और नैतिक मतलब होता है मॉरल और असहनीय मतलब होता है इनसपोर्टेबल। ठीक है, तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो लोग हैं वो उनकी बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हंसे नहीं। और प्लीज़ मुझ पर हंसा मत करो, मेरी जो बातें हैं, मेरी जो सोच है, मेरी जो फिक्र है, उस पर थोड़ा गौर करो। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय, और जो वो सोचते हैं, जो भी मोरली मेंटली जो भी वो सोचते हैं, उसमें लोग उनको सपोर्ट नहीं करते। यदि वो सपोर्ट करे तो हमारा समाज क्या हो, बदल जाए, चेंज हो जाए। उन्हें उभारने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे। इसीलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख लेते हैं या बेवकूफ़ी से भरी हंसी के अंबर के नीचे ढक देते हैं मेरी बात। अंबार के नीचे ढक देते हैं मेरी बात। शॉ के इन शब्दों में अहंकार की पैनी धार है, ये कहकर हम इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य कह दिया गया है। ना स्टूडेंट्स, ये पूरे पैराग्राफ में वो यही बता रहे हैं कि किस तरीके से लोग उनकी बातों को अपोज करते हैं। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय, मतलब मेरी जो मेंटल और जो मेरी मॉरल फिगर है मेरे समाज के लिए, वो उसमें लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते, दे डू नॉट सपोर्ट मी। उन्हें उबारने वाली खूबियाँ का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे। इसीलिए मेरे नागरिक बंधु या कान पर उंगली रख लेते हैं या बेवकूफ़ी से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक देते हैं मेरी बात। तो यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं कि कैसे जो सच्चाई है, देखो गले से नहीं उतरती। हम लोग अगर किसी की बुराई को उसको बताएं या उसकी जो बुराई है, उसमें जो खामियां हैं, उसे बताने की कोशिश करें तो वो चीज़ उसके गले से नहीं उतरेगी। ठीक है, क्योंकि ट्रूथ इज़ ऑलवेज बिटर, जल्दी नहीं जाता है, वो हजम नहीं होता है, ना ही गले से उतरता है। उसी तरीके से जो लोग हैं, जब लोगों को समाज के बारे में बताओ कि ऐसा ना करो, ये पाप है, ये दोष है, ऐसा कुछ, तो लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को इग्नोर करते हैं या उस चीज़ को अपोज करेंगे या उस चीज़ों को
वो जो भी चीज़ें कोई बोल रहा है तो उस चीज़ की निंदा करेंगे, ऐसे कुछ भी नेगेटिव चीज़ करते हैं ताकि जो सामने वाला इंसान है वो तंग आकर खुद ब खुद चुप बैठ जाए। तो ये सारे टॉपिक्स को वो उभारना चाहे हैं। कहते हैं कि इसीलिए मेरे नागरिक बंधु, जो उनके नागरिक हैं, जो लोग हैं, या तो कान पर उंगली रख लेंगे, ठीक है, कान पे उंगली रख लेंगे ताकि जो आवाज़ है उनके कान में ना जाए, या बेवकूफ़ी से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक देते हैं मेरी बात। मतलब इस तरीके से हंसते हैं, मतलब इतना ज़्यादा इग्नोर करने की कोशिश करते हैं कि जो उनकी बात है वो हंसी के नीचे दब जाती है, ढक जाती है, ठीक है। फिर शौकीन शब्दों में अहंकार की पैनी धार है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे शौकीन शब्दों में अहंकार की पैनी धार है, मतलब ये जो बोल रहे हैं इसमें एक एटीट्यूड का टोन आ रहा है, ठीक है। अहंकार मतलब होता है एटीट्यूड। ये कहकर हम इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते, मतलब इस चीज़ की हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें संसार का एक बहुत महत्वपूर्ण सत्य कह दिया गया है। मतलब हमारे संसार की जो हकीकत है वो शॉ जी ने इन छोटे से शब्दों में कह दिए, इसीलिए हम इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप इतना समझा होगा। आगे आगे रीड करोगे तो स्टोरी पूरी तरीके से समझ में आएगी। संसार में पाप है, जीवन में दोष, व्यवस्था में अन्याय और व्यवहार में अत्याचार, और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क वर्ग में बढ़ गया है। सुधारक आते हैं, जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा जो देश है, हमारा जो युग है, हमारी जो दुनिया है, हमारा जो संसार है, हमारा जो यूनिवर्स है, उसमें पाप है, बुराई, गुनाह, सारी चीज़ें। जीवन में दोष है, जीवन में रुकावटें हैं, ठीक है। आप अगर कुछ करना चाहो तो ज़रूरी नहीं आप एकदम ईजीली उस चीज़ को पा लोगे या उस चीज़ को कर लोगे, कुछ ना कुछ रुकावटें आपके राह में आएगी। व्यवस्था में अन्याय है, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सिस्टम है, जो पॉलिटिक्स है, उसमें क्या है, इनजस्टिस है। व्यवहार में अत्याचार है, रिलेशन में अत्याचार है, हर कोई जुल्म कर रहा है या कोई जालिम बैठा ही है, और इस तरह हमारा जो समाज है वो पीड़ित और पीड़क वर्ग में बढ़ गया है। ना स्टूडेंट्स, पीड़ित मतलब वो होता है जिस पर जुल्म हो रहा है, और पीड़क वो है जो जुल्म कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना, पीड़ित मतलब वो जिस पर जुल्म हो रहा है, और पीड़क मतलब वो जिस पर जुल्म किया, मतलब जो जुल्म कर रहा है, करने वाला। तो हमारा समाज ये दो लोगों में बढ़ गया, एक जो जुल्म करता है और एक जिस पर जुल्म किया जा रहा है। तो सुधारक आते हैं, जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, विडंबना का बहुत सारा मीनिंग है, बहुत सारा मीनिंग है, ठीक है। विडंबना मतलब होती है कष्ट स्थिति, डिफ़िकल्ट सिचुएशन, या किसी भी अपमान का विषय, या किसी को चिढ़ाना, या इस तरीके से बातें करना ताकि उसे हर्ट हो, या ठीक है, या जानने वाली नकल या निंदा करना, या फिर एकदम बेस्ट और सिंपल मीनिंग बताऊंगी तो मतलब कोई ख़राब या कष्टप्रद स्थिति जहाँ पर चीज़ें सकारात्मक नहीं होती है, ऐसी स्थिति जहाँ पर चीज़ें पॉजिटिव नहीं होती है, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक मीनिंग है। आप अगर वेब पर भी सर्च करोगे तो बहुत सारी मीनिंग आएगी विडंबनाओं की, बट द ईजिएस्ट वन इज़ कि ऐसा समझो कि कोई ख़राब या कष्टप्रद स्थिति जहाँ पर सकारात्मक चीज़ें ना हो या सकारात्मक सिचुएशन ना हो। सुधारक आते हैं, जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। तो ये वैसे भी हम सारी ये सब तकलीफ़ों में रहते हैं, हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ तकलीफ़ रहती ही रहती है, भले छोटी सी ही हो। अब उस छोटी सी तकलीफ़ में ये जो समाज सुधारक होते हैं ये आकर और एक टेंशन दे के चले जाते हैं, ठीक है, और हमारी जो विडंबनाएँ हैं जीवन में उन पर फिर से एक चोट करके चले जाते हैं। विडंबनाएं टूटती बिखरती नजर आती हैं, पर हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और विडंबनाएं अपना काम करती रहती हैं। तो सुधारक तो बोलकर चले जाते हैं, बट वो जो पेन है, जो टेंशन है, वो तो रह ही जाता है ना। सुधारक चले जाएंगे बोल चाल के, बट जो टेंशन है वो हमें झेलना है, हमारे पर रह जाती है। तो वही कहा गया है कि सुधारक चले जाते हैं और ये जो विडंबनाएं हैं, जो खराब स्थिति है, ये जो कष्टप्रद स्थिति है, वो अपना काम करते रहती है, वो हमें दुख देते रहती है, हमें टेंशन में डालते रहती है। आखिर इसका रहस्य क्या है कि संसार में इतने महान पुरुष, सुधारक, तीर्थंकर, अवतार, संत और पैगंबर आ चुके, पर यह संसार अभी तक वैसा का वैसा ही चल रहा है। तो कहते हैं कि इसका मतलब रहस्य क्या है। हमारा जो ये संसार है इसमें इतने बड़े महान महान पुरुष आए, सुधारक आए, समाज सुधारक, तीर्थंकर आए, अवतार आए, संत आए, पैगंबर आए, सब लोग आ चुके, पर ये जो हमारा संसार है ये अभी के वैसा ही है, ज़रा भी इसमें चेंजेस नहीं आए। वो लोग मर गए पर ये जो समाज है वो सुधरा नहीं। इसे वे क्यों नहीं बदल पाए। दूसरे शब्दों में, जीवन के पापों और विडंबनाओं के पास वो कौन सी शक्ति है जिससे वो सुधारक की इन शक्तिशाली
आक्रमणों को झेल जाते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि मतलब इसे वे क्यों नहीं बदल पाए, जो हमारा समाज है उसे इतने बड़े बड़े संत, सुधारक, तीर्थंकर क्यों नहीं बदल पाए, ऐसी क्या चीज़ है। फिर दूसरे शब्दों में वो कहते हैं कि दूसरे शब्दों में जीवन के पापों, मतलब इंसान की लाइफ में जो पाप हैं और विडंबनाएं हैं, विडंबनाओं के पास वह कौन सी शक्ति है। तो इंसान की लाइफ में जितने भी पाप हैं, ठीक है, और जितनी भी ऐसी नेगेटिव सिचुएशन है, ऐसे पाप हैं, उनके पास ऐसी कौन सी शक्ति है, ऐसा क्या है उनके पास जिससे वे सुधारक के इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं और टुकड़े टुकड़े बिखर नहीं जाते, ठीक है, और टुकड़े टुकड़े बिखर नहीं जाते। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे कितनी गहरी बात बोली गई है कि मतलब इतने बड़े बड़े लोग आकर गए हम इस देश में, इस जग में, इस युग में, पर कोई भी इस समाज को बदल नहीं पाया। ऐसा क्या है पाप में, बुराई में, ऐसा क्या है, गलत चीज़ में ऐसा क्या है, विडंबनाओं में, नेगेटिव सिचुएशन में, नेगेटिव सर्कमस्टांसेस में ऐसा क्या है जिसके वजह से ये जो महान पुरुष हैं इनकी जो ताकत है वो फीकी पड़ जाती है इनके सामने। और ये ऐसा क्या करते हैं कि वो टुकड़े टुकड़े होकर बिखर नहीं जाते। मतलब ये जो पाप है, ये जो बुराइयां हैं, ये जो गुनाह हैं, ये सारी चीज़ें, इनमें ऐसा कौन सी ताकत है जो टुकड़े टुकड़े होकर बिखर नहीं जाते, बल्कि ये जो बड़े बड़े महान पुरुष सुधारक हैं इन्हें हरा देते हैं। तो ये सवाल जो है वो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है इनके पास जो ये महापुरुष भी उनके सामने क्या पड़ जाता है, फीके। अब ये कौन है, ये पाप को बोला गया है, पाप को, बुराई को बोला गया है कि इसके पास ऐसी कौन सी ताकत है जिसके सामने ये जो महापुरुष हैं ये भी फीके पड़ जाते हैं। शॉ ने इसका उत्तर दिया। फिर यहाँ पर सवाल कौन किया, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने, बट इसका आंसर कौन दे रहा है, जॉर्ज ही दे रहे हैं। वो खुद ही सवाल करते हैं और खुद ही जवाब करते हैं। और इस चीज़ को नरेट कौन कर रहा है, कन्हैयालाल मिश्रा जी नरेट कर रहे हैं। शॉ ने इसका उत्तर दिया कि मुझ पर हंसकर और इस रूप में मेरी उपेक्षा करके वे मुझे सह लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, उपेक्षा मतलब होता है किसी को भी इग्नोर करना, ठीक है। तो इस तरीके से वो मुझे इग्नोर करते हैं, मेरी बातों पे हंसते हैं, पर मुझे सह भी लेते हैं। ये मुहावरे की भाषा में सिर झुका कर लहर के ऊपर से उतार देना है, ठीक है। तो ये मुहावरे की भाषा में सिर झुकाकर लहर का ऊपर से उतार देना है। शॉ की बात सच है, पर ये सच्चाई एकांगी है। मतलब शॉ जो बोल रहे हैं बात एकदम सच्ची है, सत्य इतना ही नहीं है, मतलब सच इतना ही नहीं है, और भी बहुत कुछ है। पाप के पास 4 शस्त्र हैं, जो पाप है उसके पास 4 हथियार हैं जिनसे वह सुधारक के सत्य को जीतता या कम से कम असफल करता है। और वही 4 चीज़ें हैं जो सुधारक होते हैं, उनकी जो सच्चाई होती है उन्हें कम से कम क्या कर देते हैं, असफल कर देते हैं, अनसक्सेसफुल कर देते हैं। ऐसे कौन से 4 शास्त्र हैं, चलिए देखते हैं। मैंने जीवन का जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, मतलब जितना थोड़ा बहुत मैंने अपनी ज़िंदगी को देखा है, जीवन को देखा है, लाइफ को देखा है, उसके अनुसार पाप के 4 शस्त्र इस प्रकार हैं: उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। पाप के कितने शास्त्र हैं, 4 शास्त्र हैं। उपेक्षा मतलब होता है स्टूडेंट्स इग्नोर, निंदा, श्रद्धा और क्या है, हत्या। ये 4 चीज़ें हैं जो पाप के क्या हैं, 4 हथियार हैं, ठीक है। तो आई होप इतना समझा होगा। कहानी को 2 बार रीड करना, दोबारा इस वीडियो को एक बार ऑन कर लेना और जो स्टोरी है उसे रीड करना, तब जाके आपको समझ में आएगा। क्योंकि मैं भी जब इसे पढ़ रही थी तो मैंने भी इसे ट्वाइस रीड किया, तब मुझे समझ में आया कि व्हाट इज़ द स्टोरी, ठीक है। तो थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्ड है, थोड़ी ट्विस्टिंग फॉर्म में लिखा है, इसलिए डायरेक्टली नहीं समझ में आएगा। जिन स्टूडेंट्स को समझने में दिक्कत हो रही है वो सामने टेक्स्ट बुक निकाल कर रखिए, ये वीडियो ऑन करिए और रीड करिए और समझने की कोशिश करिए, ये सबसे बेस्ट वे है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सी द अदर पार्ट ऑफ द स्टोरी। आगे का पार्ट हम लोग दूसरी वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।